हेलो डियर, वेलकम टू द सॉल्यूशन हब। माय नेम इज सुनील सिंह। ये ग्रेविटेशन का लास्ट लेक्चर है। इसमें हम लोग देखेंगे सैटेलाइट के डिफरेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। इसमें हम लोग कवर करेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी, हाइट ऑफ द सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन। टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन में हम लोग केपलर का थर्ड लॉ जो है टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब जो पहले हम लोग पढ़े थे उसको भी देखेंगे यहाँ पे। एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, क्लासिफिकेशन ऑफ सैटेलाइट्स, इसमें हम लोग दो टाइप्स क्लास देखेंगे। एक जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और दूसरा जो है पोलर सैटेलाइट। तो दो टाइप ऑफ सैटेलाइट कवर करेंगे। उसके बाद केस ऑफ वेटलेसनेस। टोटल 6 टॉपिक्स आज हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद ग्रेविटेशन के सारे लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी मींस कोई भी सैटेलाइट हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं तो कितनी उसकी स्पीड होनी चाहिए पर्टिकुलर हाइट पे उसको रोटेट होने के लिए। सैटेलाइट को रोटेट होने के लिए व्हाट विल बी द पर्टिकुलर स्पीड, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड। लेट सपोज हमारे पास एक जो है, ठीक है, तो ये जो छोटा वाला दिख रहा है ये हमारा जो है अर्थ है, ठीक है, और यहां पे एक स्मॉल एम मास का सैटेलाइट है जो इस v0 स्पीड से रोटेट कर रहा है। ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ के चारों ओर जो है रोटेट कर रहा है। तो जो पर्टिकुलर वेलोसिटी है v0 उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा इसको हम लोग देखते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, जब हम रोटेशनल मोशन पढ़ा रहे थे उसमें ही हमने एक बताया था कि कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में तभी रोटेट कर सकता है जब उस पर एक पर्टिकुलर फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता हो। यहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ सैटेलाइट दोनों के बीच जो लगेगा और उसी के थ्रू ये जो है बाउंड होगा और उसी फोर्स की वजह से ये सर्कुलर मोशन में रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। ओके, सो यहां पे दो इक्वेशन बनाएंगे। पहला इक्वेशन बनाएंगे हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई भी रोटेशनल मोशन के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो होता है mv² डिवाइडेड बाई r, where r is the radius of the circle, velocity of the circle, v is the velocity of the circle और m is the mass of the circle. So in same case यहां से सपोज कर लेते हैं इसकी हाइट h है अर्थ सरफेस से और अर्थ का रेडियस हम लोग सपोज कर लेते हैं कैपिटल R, ठीक है। तो यहां पे लिख लेते हैं रेडियस ऑफ अर्थ R, मास ऑफ अर्थ जो है उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं कैपिटल ME और मास ऑफ सैटेलाइट उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं स्मॉल m और हाइट उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं h और एक वेरिएबल सपोज कर लेते हैं r इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस h। क्लियर? इट मींस जो यहां से लेकर के और अर्थ के सेंटर तक जो रेडियस है r है वो r सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो हो जाएगा वो m मास ऑफ द सैटेलाइट, वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू मासेस। इसका ये बहुत छोटा सैटेलाइट है तो उसका भी सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड हम लोग कर सकते हैं और अर्थ का भी सेंटर ऑफ मास पे मास कंसंट्रेटेड अज्यूम कर सकते हैं। तो दोनों के बीच की जो रेडियस है वो है r, तो ये हो जाएगा r। क्लियर? अब एक और फोर्स लगेगा वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स दो मास पे क्या होता है g m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस। तो यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, तो कैपिटल G, वही पहला जो मास है वो मास ऑफ अर्थ, दूसरा मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाई रेडियस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है, तो r है। क्लियर? अब ये वाला जो सेंट्रीपिटल फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स ये दोनों इक्वल होंगे तभी वो सर्कुलर मोशन में रोटेट कर सकता है सैटेलाइट, अदरवाइज जो सर्कुलर मोशन में रोटेट नहीं करता। तो दोनों को जो है हम लोग इक्वल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहां पे mv0² डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू g MEM डिवाइडेड बाई स्मॉल r स्क्वायर। क्लियर? यहां से देख रहे हैं स्मॉल m और स्मॉल m कैंसिल आउट हो जाएगा,
एक आर से जो है एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आ गया वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर जो आ गया वो हो गया है GME डिवाइडेड बाई आर। क्लियर? यहां से हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी जो हो जाएगी वो स्क्वायर रूट ऑफ GME डिवाइडेड बाई आर। आर की वैल्यू पुट कर देंगे तो वेलोसिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ GME डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस एच। स्क्वायर रूट सारे के लिए है। क्लियर? ठीक है। तो यहां से वेलोसिटी का ये एक फार्मूला आया और दूसरा फार्मूला जो आया वो हो गया ये फार्मूला। क्लियर? तो ये दोनों फार्मूले हमको जो है वेलोसिटी के फाइंड आउट हो गए। इट मींस यहां से हम लोग देख रहे हैं कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो हाइट के साथ रिड्यूस होगी। क्लियर? इट मींस जो वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r है। क्यों r है? क्योंकि कैपिटल G कांस्टेंट ही होगा और मास ऑफ द अर्थ वो तो कांस्टेंट ही होगा। तो यहां से ये हम लोग देख सकते हैं कि यदि हम लोग r बढ़ाए, इट मींस यदि हाइट को बढ़ाए तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होती जाती है। इट मींस यदि लेट सपोज हमारे पास ये अर्थ है, ठीक है, और एक h1 हाइट पे यदि हमारा सैटेलाइट है, h1 हाइट पे यहां से सरफेस से एक सैटेलाइट है और दूसरा सैटेलाइट h2 हाइट पे है, ये वाली सैटेलाइट h2 है, h2 हाइट पे है, तो इफ h1 ग्रेटर देन h2 ग्रेटर देन h1 है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ 2 विल बी लेस देन ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द 1। क्लियर? ग्रेटर द हाइट लेसर द स्पीड। यहां से ये हमको कंक्लूजन आया। ठीक है, आई होप ये वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसमें हमने क्या किया, सिंपल सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r और ग्रेविटेशनल फोर्स Gmm डिवाइडेड बाई r², दोनों को इक्वल करके हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल दिया। ठीक है, क्लियर? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। इससे पहले एक और हम लोग टर्म देख लेते हैं। ये जो GME है उसको हम लोग स्मॉल g ग्रेविटी के टर्म में लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ग्रेविटी का जो फार्मूला होता है वो होता है GME डिवाइडेड बाई r²। क्लियर? अब क्या है कि ये जो ग्रेविटी होता है एट सरफेस होता है। ठीक है, तो हमारी सैटेलाइट का भी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो सरफेस पे रखते हैं तो क्या होगा, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी एट सरफेस, एट सरफेस क्या हो जाएगा, तो जो h वाला टर्म है r=r+h है तो h वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी एट सरफेस जो हो जाता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ GME डिवाइडेड बाई r। क्लियर? क्या करेंगे, हमको g को टर्म को रखना है तो r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ GME डिवाइडेड बाई r² इंटू r। क्लियर? इट मींस ये पूरे टर्म को हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल g और ये जो है r। इट मींस ये जो फार्मूला हो जाएगा GR, ऑर्बिटल वेलोसिटी एट सरफेस। क्लियर? ऑर्बिटल वेलोसिटी एट सरफेस। और एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, हमने पढ़ा था, वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2gr। क्लियर? इट मींस जो एस्केप वेलोसिटी है वो √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी एट सरफेस। ये भी एक रिलेशन होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसका कंक्लूजन देख लेते हैं, क्या हमारा कंक्लूजन लिखना। तो पहला कंक्लूजन निकला, जो v का फार्मूला था v ऑर्बिटल का, वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ GME डिवाइडेड बाई r। क्लियर? दूसरा कंक्लूजन निकला कि ऑर्बिटल वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होती है। इट मींस हाइट की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तीसरा कंक्लूजन निकला कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी एट सरफेस और इसके वेलोसिटी में जो रिलेशन होता है वो होता है VE = स्क्वायर रूट ऑफ 2v ऑफ ऑर्बिट एट s। क्लियर? ये तीन कंक्लूजन हम लोगों ने निकाला। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। हाइट ऑफ द सैटेलाइट एट अ पर्टिकुलर वेलोसिटी।
हाइट ऑफ द सैटेलाइट। तो हाइट ऑफ सैटेलाइट का मतलब कि लेट सपोज हमारे पास ये अर्थ है और यहां पे सैटेलाइट जो है हमारा v0 स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये हमको हाइट फाइंड आउट करना है कितना होगा। क्लियर। सेम जो प्रीवियसली अभी हमने देखा था उसमें क्या कहते हैं, सेंटर से जो इसकी हाइट है वो इसको हम लोग लेते हैं स्मॉल आर, स्मॉल आर इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट। क्लियर। अब हमारे पास यहां पे v0 दिया हुआ है, v0 जो है हमको जो है नोन है और हमको पता क्या करना है, हाइट। तो v का फॉर्मूला हम लोग कैसे डिराइव किया था, सेम m v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू कैपिटल G m e m डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल आउट कर दिया हमने, जो फॉर्मूला आया v0 स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल G m e डिवाइडेड बाई r। क्लियर। इसी को हम लोगों ने लिख दिया था यहां पे v0 स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाई r प्लस h। क्लियर। इस इक्वेशन से हम लोगों को फाइंड आउट करना है h। तो r प्लस h इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा जी एम ई डिवाइडेड बाई v0 स्क्वायर। क्लियर। अब यहां से जो फार्मूला आया h वो हो जाएगा जी एम ई डिवाइडेड बाई v0 स्क्वायर प्लस नहीं सॉरी माइनस r। ये हो जाएगा हाइट का फार्मूला, ठीक है। और एक काम कर सकते हैं, ये हाइट का फार्मूला जी एम ई के टर्म में है और ग्रेविटी इक्वल टू होता है जी एम ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो जी एम ई यहां से हो जाएगा, जी एम ई क्या हो जाएगा, जी आर स्क्वायर इक्वल टू जी एम ई, ठीक है। तो जी एम ई की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे तो हाइट का एक और फार्मूला हो जाएगा, वो हो जाएगा जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई v0 स्क्वायर माइनस आर। क्लियर। दो फार्मूले हमको जो है यहां से निकल कर आए। एक हाइट का फार्मूला आया जी एम ई डिवाइडेड बाई वी ऑर्बिटल वेलोसिटी के स्क्वायर माइनस आर, और ग्रेविटी के टर्म में आया जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी ऑर्बिटल स्क्वायर माइनस आर, ठीक है। ये कैपिटल आर प्लस एच है, सॉरी। ठीक है। ये दोनों फार्मूले हाइट ऑफ द सैटेलाइट के आ गए, ठीक है। अब हम लोग थर्ड टॉपिक है, थर्ड टॉपिक पे मूव करते हैं जो है टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। टाइम पीरियड के लिए क्या होगा, एक्चुअली सबसे पहले देखते हैं टाइम पीरियड होता क्या है। तो टाइम पीरियड किसी भी बॉडी का या किसी भी रोटेशनल बॉडी का जो एक ही टास्क को बार बार करता है, रिपीटेटिव टास्क करता है, तो एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वन साइकिल ऑफ द टास्क, ठीक है। अब यहां पे सैटेलाइट है तो सर्कुलर मोशन में रोटेट करेगा, तो टाइम पीरियड टू कंप्लीट द वन रिवोल्यूशन इज नोन एज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वन रिवोल्यूशन इज नोन एज द टाइम पीरियड। क्लियर। तो टाइम पीरियड का फार्मूला हम डेफिनेशन लिख देते हैं। क्लियर। तो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वन रिवोल्यूशन बाय सैटेलाइट। क्लियर। अब लेट सपोज हमारे पास ये जो है अर्थ है, अब अर्थ का ये सेंटर है, यहां पे लेट सपोज स्मॉल मास जो है सैटेलाइट है, यहां से v0 स्पीड से मूव कर रहा है। क्लियर। और इसका जो है टाइम पीरियड हमको फाइंड आउट करना है, यहां से लेकर के और इसके सेंटर की जो डिस्टेंस है वो है हमारी r, स्मॉल r, ठीक है। हाइट h है, वो अभी प्रीवियसली हमने देखा था, ठीक है। तो उस पर हम लोग डिटेल में नहीं जाते हैं। तो टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड के लिए हमको क्या होना चाहिए, रोटेशनल मोशन कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमको एंगुलर वेलोसिटी पता होना चाहिए। एंगुलर वेलोसिटी पता होता है तो ओमेगा पता चल जाता है, ओमेगा पता चल जाने की वजह से हम लोग जो है टाइम पीरियड निकाल लेंगे। तो जस्ट अब हम लोग मूव करते हैं डेरिवेशन पे। तो सबसे पहले क्या होगा हमारा डेरिवेशन, वेलोसिटी का स्क्वायर जो होता है वो जी एम ई डिवाइडेड बाई आर, सॉरी स्मॉल आर। क्लियर। ये अभी जस्ट हम लोगों ने डिराइव किया।
अब वेलोसिटी क्या होती है, वी नॉट इक्वल टू आर ओमेगा नॉट। क्लियर? ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल वेलोसिटी है, ये एंगुलर वेलोसिटी है। तो वी नॉट की जगह हम लोग ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो आर ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर, ये जो है आर ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाई आर। क्लियर? ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, टाइम पीरियड। ये रिलेशन हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में पढ़ लिया है, इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे। तो ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा, आर ओमेगा नॉट 2 पाई बाई टी, इसका जो है होल स्क्वायर इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाई आर। क्लियर? सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, इस आर को इधर लेकर चले आएंगे, तो आर स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाई आर। टी स्क्वायर को इधर और आर को इधर, तो 4 पाई आर क्यूब इक्वल टू जी एम ई टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, जी एम ई डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर इंटू आर क्यूब। ये हमारा जो है रिलेशन है। क्लियर? यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि जी क्या है, कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। मास ऑफ द अर्थ वो भी कांस्टेंट ही है, 4 कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर कांस्टेंट है। यहां से ये कंक्लूजन निकला कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, और यही जो है केपलर थर्ड लॉ है। ठीक है, केपलर लॉ जब हम पढ़ा रहे थे उसमें पढ़ाया था कि थर्ड लॉ में टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होगा। केपलर ने इन सब चीजों को एनालिसिस से फाइंड आउट किया है, यहां पे हम लोग डेरिवेशन के थ्रू भी फाइंड आउट किए और सेम रिजल्ट आया। ठीक है, तो ये होता है टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब क्या करेंगे हम लोग, जी एम ई को हम लोग पुट कर सकते हैं, स्मॉल जी की वैल्यू होती है जी एम ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो जी एम ई को हम लोग पुट कर सकते हैं यहां से जी एम ई इक्वल टू जी आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर इंटू आर क्यूब। तो ये रिलेशन आ गया है स्मॉल जी के टर्म में। ठीक है, ये दो जो है फार्मूले है, इसको इधर उधर पुट करके वैल्यू हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, सो आई होप ये टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट क्लियर हो गया होगा। इसका कंक्लूजन हम लोग लिख देते हैं, क्या 2-3 कंक्लूजन मिले। तो पहला कंक्लूजन है कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यहां से प्रूफ होता है। सेकंड क्या है, जो टी स्क्वायर का फार्मूला है वो है जी एम ई डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर इंटू आर क्यूब, ये पहला फार्मूला है। और एक तीसरा भी फार्मूला है, वो क्या है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर माइनस इंटू आर क्यूब, जो है 3 फार्मूले हैं। क्लियर? अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। तो कोई भी बॉडी या पार्टिकल यदि मूव कर रहा है तो उसमें ऑब्वियस सी बात है काइनेटिक एनर्जी होगी। तो देखते हैं सैटेलाइट में कौन कौन सी एनर्जी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो एनर्जी होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो इसका फार्मूला हम लोगों ने जस्ट इससे पहले के लेक्चर्स में देखा है, जी एम ई एम डिवाइडेड बाई आर। ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमने जस्ट प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। यदि ऑर्बिटल स्पीड से मूव कर रहा है तो वी नॉट स्क्वायर, तो 1/2 मास ऑफ द सैटेलाइट। और वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो वेलोसिटी स्क्वायर का फार्मूला जस्ट हमने इससे पहले के लेक्चर, इससे पहले वाले जस्ट टॉपिक में हमने डिराइव किया था, जी एम ई डिवाइडेड बाई आर। तो ये हो जाएगा जी एम ई डिवाइडेड बाई आर, वेलोसिटी स्क्वायर का फार्मूला। अब इसको यदि सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 1/2
GMEM डिवाइडेड बाई R। ये हो गई हमारी काइनेटिक एनर्जी, ये हमारी थी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहां पे देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव है, काइनेटिक एनर्जी जो है पॉजिटिव है। ठीक है, टोटल एनर्जी कितनी होगी? तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल फार्मूला। काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ MEM डिवाइडेड बाई हाफ GMEM डिवाइडेड बाई R माइनस GMEM डिवाइडेड बाई R। तो इसको यदि हम लोग देखते हैं तो ये आता है -1/2 GMEM डिवाइडेड बाई R। ये क्या है? टोटल एनर्जी। अब यहां पे देख रहे हैं टोटल एनर्जी भी जो है निगेटिव है। इट मींस पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव तो थी, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव, और फिर टोटल एनर्जी भी निगेटिव है। टोटल एनर्जी निगेटिव मींस कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रही है। ठीक है, सो निगेटिव इंप्लाइज दैट एनर्जी ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? निगेटिव मींस एनर्जी ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि जो टोटल एनर्जी है वो निगेटिव है। इट मींस ये जो निगेटिव एनर्जी हमको ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो सैटेलाइट है किसी न किसी वजह से, किसी की एनर्जीज की वजह से बाउंड है। यदि इसको हाफ GMEM डिवाइडेड बाई R एनर्जी दे दी जाए तो ये ऑर्बिट को छोड़ करके एस्केप कर जाएगा। क्लियर? इसलिए इस एनर्जी की वजह से ही ये बाउंड है, तो इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं बाउंड एनर्जी। क्लियर? तो जो ये एनर्जी है इसको हम लोग बोलते हैं बाउंड एनर्जी। तो बाउंड एनर्जी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? तो बाउंड एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज गिवन टू सैटेलाइट विल मेक इट फ्री फ्रॉम द वर्क ऑफ रोटेशन एंड इट विल एस्केप। ओके, तो इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं बाउंड एनर्जी। ठीक है, इसके कंक्लूजन्स में क्या आया? कंक्लूजन्स तो पहला है पोटेंशियल एनर्जी, वो है -12 GMEM डिवाइडेड बाई R। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? वो है हाफ GMEM डिवाइडेड बाई R। टोटल एनर्जी कितनी है? वो है -1/2 GMEM डिवाइडेड बाई R। ठीक है, और इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं बाउंड एनर्जी। क्लियर? तो एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ द सैटेलाइट। क्लियर? तो क्लासिफिकेशन ऑफ सैटेलाइट में पहला जो सैटेलाइट है उसको हम लोग बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और जो दूसरा टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं पोलर सैटेलाइट। क्लियर? अब देखते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो फर्स्ट, तो लेट सपोज ये हमारा जो है अर्थ है और यहां पे एक जो है स्मॉल मास का सैटेलाइट है। ठीक है, तो जियो स्टेशनरी मीन्स कि हम लोग अर्थ सरफेस पे बैठ करके यदि इस सैटेलाइट को हम लोग ऑब्जर्व करें तो किसी भी इंस्टेंट पे ये हमको हमारे हर एक एंगल और डायरेक्शन सेम दिखेगा, उसी डायरेक्शन में और उसी एंगल पे हमेशा दिखेगी ये सैटेलाइट। लेट सपोज ये अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है, एक टाइम के बाद हम लोग अपनी पोजीशन यहां पे आ गए, तो सैटेलाइट को भी ऑटोमेटिकली इस वाले पोजीशन पे आना पड़ेगा, तभी वो हमको जो सामने दिखेगा। किसी टाइम के बाद हम लोग यहां पे आ गए तो सैटेलाइट भी ऑटोमेटिकली इसी स्पीड से मूव करेगी और यहां पे आ जाएगी। अगेन अपनी पोजीशन यहां पे रोटेट कर दी है तो सैटेलाइट को भी यहां पे आ जाना होगा, ऐसे रोटेट करके यहां, और ऐसे करके यहां पे ऐसे सैटेलाइट जो है पाथ फॉलो करेगी। ठीक है, तो यदि हम लोग अर्थ पे है, अर्थ के रोटेशन की वजह से अपना पाथ चेंज करते हैं, अपना जो है पाथ जो फॉलो करते हैं वही सेम पाथ जो है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी फॉलो करती है। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशंस क्या होती है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की कंडीशंस क्या होती है? तो पहली कंडीशन ये होती है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट शुड बी ऑन द इक्वेटर। डेफिनेशन तो पहले लिख देते हैं, लोकेटेड स्टेशनरी
लोकेटेड एट फिक्स्ड पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ठीक है, ये तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट डेफिनेशन हो गया। सो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, इसके लिए दो प्रीरिक्विजिट होती है। फर्स्ट होता है पासेस थ्रू द इक्वेटर ऑफ द एक्सिस। जो सैटेलाइट होती है वो अर्थ के इक्वेटर से पास होती है। ये जो है इक्वेटर है, तो इसका जो एक्सिस होगा वो इसी इक्वेटर के एक्सिस के करस्पॉन्डिंग होगा। इट मीन जो सैटेलाइट रोटेट करेगी वो इसी इक्वेटर पे ही रहेगी, इक्वेटर पे ही रोटेट करेगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन होती है टाइम पीरियड 24 आवर होना चाहिए। 24 आवर क्यों होना चाहिए, क्योंकि लेट सपोज हमारे पास हम लोग इंडिया में है यहाँ पे, ठीक है, और एक सैटेलाइट हमारा यहाँ पे है, इस एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, तो किसी टाइम पे हम लोग यहाँ पे पहुंच गए, ये अर्थ रोटेट करेगी, रोटेट करके यहाँ पे पहुंच गए, तो सैटेलाइट को भी उतनी ही स्पीड से यहाँ पे पहुंचना होगा, तभी हम लोग का एक्स जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन देखने का वो सेम रहेगा, हमको लगेगा कि ये स्टेशनरी है। इसीलिए हम लोगों को टाइम पीरियड 24 आवर रखना होता है और पासेस थ्रू इक्वेटर। इक्वेटर के अलावा यदि कहीं और से यदि पास हो रही, लेट सपोज हमारी सैटेलाइट यहाँ से पास हो रही है, तो इसकी एक्सिस जो है कुछ ऐसे हो जाएगी, इस एक्सिस के अलोंग जो है रोटेशन हो जाएगा। इसका दूसरा कलर बना देते हैं, इसका कुछ एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो जाएगा। तो लेट सपोज हम यहाँ पे इंडिया से देख रहे हैं, तो किसी टाइम पे ये एक्सिस यहाँ होगी, जब हम लोग यहाँ पे पहुंचेंगे तो ये सैटेलाइट यहाँ पे दिखने लगेगी। तो क्या होगा कि हमारी जो इसका व्यूइंग एंगल है, पहले ये था, अब जो है व्यू एंगल ये हो जाएगा, तो ये चेंज हो जाएगा, तो ये हमारा पर्पस सॉल्व नहीं करेगा। इसीलिए हमको जो है इक्वेटर पे ही रखना होता है। इक्वेटर पे रखने का फायदा क्या होगा, इक्वेटर पे रखने से क्या होगा कि यहाँ पे लेट सपोज हम देख रहे हैं और यहाँ पे सैटेलाइट है इक्वेटर पे, तो हमारा जो एंगल है, यदि डायरेक्शन की बात करें तो ये होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। सो हमारा जो एंगल है वो है हमारा कुछ ये डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट फेसिंग है। किसी मोमेंट पे अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है, रोटेट करके सपोज यहाँ पे आ गए, हम लोग यहाँ पे आ गए, रोटेट करके अर्थ पूरा यहाँ पे, इंडिया यहाँ पे पहुंच गया, तो सैटेलाइट को भी उतनी ही स्पीड से यहाँ पे पहुंच जाएगी, क्योंकि जियो स्टेशन सैटेलाइट है, तब भी हमारा जो ये एंगल ऑफ फेसिंग है वो साउथ ईस्ट ही रहेगा। इसी वजह से 24 आवर होना चाहिए और इक्वेटर पे होना चाहिए। ठीक है, इसका थोड़ा सा एक फोटोग्राफ हम लोग देख लेते हैं, एक वीडियो देख लेते हैं, तो हमको ज्यादा क्लियर हो जाएगा जियो स्टेशन सैटेलाइट होती कैसे है। तो यहाँ पे फोटो में हम लोग ये इमेज में देख रहे होंगे कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हमेशा जो है, ये अभी यूएस है, यूएस के सामने ही ये दिख रही है हमेशा, ऑलवेज एवरी टाइम, और इक्वेटर से पास हो रही है, तो अर्थ रोटेट भी कर रही है, तब भी इसका व्यूइंग एंगल हमेशा जो है उसी के सामने रह रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इसकी कैरेक्टरिस्टिक ऐसे ही रोटेट होती है। ठीक है, अब देखते हैं यूसेस क्या होते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के। तो इसका सबसे जो मेन यूज होता है वो होता है कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन में क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि यदि लेट सपोज हम यहाँ पे एक जो है इंडिया में ट्रांसमीटर यहाँ पे सेटअप कर दें और उसका सिग्नल ऑलवेज जो है इस सैटेलाइट की तरफ सेंड करें, ऐसे सिग्नल सेंड करें, तो हमेशा यदि अर्थ रोटेट भी कर रही है, रोटेट करके यहाँ पे भी पहुंचे, तब भी ये सैटेलाइट हमारे सामने ही दिखेगा। तो एवरी टाइम जो है सिग्नल सैटेलाइट को जाता रहेगा, और सैटेलाइट पे फिर एक ट्रांसमीटर लगा दें यहाँ पे, जो ऐसे सिग्नल डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रांसमिट करता रहेगा। तो कोई भी अदर पर्सन इंडिया में या कहीं पे भी है, तो वो रोटेट करके ऐसे सिग्नल रिसीवर लगा करके उस सिग्नल को रिसीव कर सकता है। तो इसका पर्पस जो है मेनली होता है कम्युनिकेशन चैनल में। ठीक है, और एक और चीज हम लोग को ध्यान देने वाली बात होती है कि कोई भी हम लोग के टीवी और डिश एंटीना हम लोग देखते हैं तो ऑलवेज साउथ फेसिंग लगाए जाते हैं। साउथ फेसिंग क्यों होते हैं, क्योंकि इक्वेटर जो है हम लोग की अर्थ इंडिया से साउथ की तरफ है, तो इसकी डायरेक्शन जो है सैटेलाइट की जो रिसीवर होता है ऑलवेज साउथ डायरेक्शन में लगाया जाता है। साउथ डायरेक्शन में लगाने से क्यों होता है, क्योंकि सैटेलाइट साउथ डायरेक्शन में ही होगी हम लोगों की जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑलवेज, क्योंकि इक्वेटर पे होगी, इक्वेटर साउथ डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अब इसमें जो है थोड़ा सा साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट हो सकता है, लेकिन ऑलवेज साउथ डायरेक्शन में रहेगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, तो इसलिए हम लोग का जो भी टीवी और डिश का रिसीवर लगता है वो साउथ फेसिंग होता है, वो साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट हो सकता है, बट ऑलवेज साउथ फेसिंग होगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट सैटेलाइट है वो है हमारा पोलर सैटेलाइट।
ये जो सेकेंड टाइप ऑफ सैटेलाइट है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट था उसको हम लोग इक्वेटर पे रख करके रोटेट कर रहे थे, लेकिन जो पोलर सैटेलाइट है उसको यहाँ पे नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो ये जो पोल की एक्सिस है, ये जो एक्सिस ऑफ पोल है इसके थ्रू रोटेट करते हैं। ठीक है, इट मीन जो हमारा सैटेलाइट है वो कुछ इस पाथ पे रोटेट करता है। इट मीन्स पोलर सैटेलाइट के लिए क्या होगा, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासेस थ्रू द एक्सिस ऑफ द पोल। ठीक है, और एक पोलर सैटेलाइट की एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है, नियर टू द अर्थ होता है। ठीक है, नियर टू द अर्थ होता है। ये जो है दो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है पोलर सैटेलाइट की। अब पोलर सैटेलाइट के यूसेस क्या होते हैं हमारा देखते हैं। तो पोलर सैटेलाइट का यूज होता है अर्थ का फोटोग्राफ लेने में, अर्थ फोटोग्राफी में, फिर जीपीएस में यूज होता है ये। ठीक है, कैसे फोटोग्राफ हम लोग कैप्चर करते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। तो क्या होता है कि हमारा एक्सिस जो है, हमारे सैटेलाइट का जो रोटेशन है वो इसके अलोंग जो है रेड वाले एक्सिस के अलोंग होता रहता है, और अर्थ जो है इस डायरेक्शन में रोटेट होती रहती है। तो लेट सपोज सैटेलाइट यहां से चल करके जब तक यहां पे पहुंचती है सैटेलाइट, तो क्या होता है कि अर्थ थोड़ी सी आगे बढ़ गई रहती है। फिर जब तक सैटेलाइट यहां पे पहुंचती है तो अर्थ जो है थोड़ी सी और आगे बढ़ गई रहती है। जब तक यहां पे पहुंचती है तब तक अर्थ और आगे बढ़ गई रहती है। तो जो कैप्चरिंग होती है वो कुछ ऐसे कैप्चरिंग होता है। इस पूरे रीजन में फर्स्ट रिवॉल्यूशन में क्या करेगा, वो सैटेलाइट हमारा फोटोग्राफ कैप्चर करेगा, और फोटोग्राफ कैप्चर करने की क्वालिटी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि ये पोलर सैटेलाइट जो होता है वो नियरर टू द अर्थ होता है, अर्थ के करीब ही होता है, तो थोड़ा सा रिजोल्यूशन जो है अच्छा मिलेगा हमको। ठीक है, तो पोलर सैटेलाइट का ये एडवांटेज है। इसका हम लोग एक जीआईएफ देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। यहां पे देख रहे हैं हम लोग पोलर सैटेलाइट रोटेट हो रहा है और अर्थ भी रोटेट हो रही है। तो पोलर सैटेलाइट के आने की वजह से अर्थ रोटेट हो जाती है, इसलिए जो उसका कैप्चरिंग है वो कुछ इस तरह से हमको दिखता है। ठीक है, एक रिवोल्यूशन, दो रिवोल्यूशन, तीन रिवोल्यूशन, चार रिवोल्यूशन, ऐसे नेक्स्ट रिवोल्यूशन में ये इस टाइप से कैप्चरिंग करती है, एक पूरी स्ट्रिप कैप्चर होती है। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा पोलर सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब हम लोग लास्ट टॉपिक देखते हैं, केस ऑफ वेटलेसनेस। तो सबसे पहले देखते हैं वेटलेसनेस होता क्या है। तो क्या होता है कि लेट से हमारे पास ये जो है वेइंग मशीन है, यहां पे कोई भी पर्सन स्टैंड करता है, तो यहाँ पे इसकी मीटर स्केल होती है, वो रीडिंग कुछ बताती है। रीडिंग क्या बताती है, तो ये अर्थ इस पे खड़ा होता है तो एक वेट नीचे की तरफ इसके मास और ग्रेविटी की वजह से जो है वर्क करने लगता है। ठीक है, जिसके बैलेंस करने के लिए एक रिएक्शन फोर्स लगता है, उसी रिएक्शन फोर्स को कैलकुलेट करके यहाँ पे वेट जो है फाइंड आउट होता है। अब क्या होगा, किसी सिचुएशन में लेट सपोज ये जितना mg फोर्स लग रहा है बॉटम में, उतना ही कोई अदर एक्सटीरियर बॉडी फोर्स लगाए और ऊपर की तरफ पुश कर दे, तो हमारे बॉडी में जो है ऐसे लगे कि कोई फोर्स ही नहीं लगा है। इट मीन्स केस ऑफ वेटलेसनेस फील हो जाएगी, कोई ये रीडिंग फील नहीं होगा। इसी केस को हम लोग बोलते हैं वेटलेसनेस। तो क्या होता है कि हमारे पास ये अर्थ है और यहाँ पे सैटेलाइट ऐसे रोटेट हो रही है, तो सैटेलाइट रोटेट होती है और यहाँ पे कोई पर्सन है, तो क्या होता है कि इस सैटेलाइट में इसकी वेट की वजह से mg नीचे की तरफ काम करती है और ये रोटेट कर रहा है, तो ड्यू टू रोटेशन एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, वो होता है mv²/r, और ये दोनों फोर्स बराबर होते हैं तभी ये जो है रोटेशन हो पाता है, अदरवाइज नहीं हो पाता। इट मीन्स जो कई भी सैटेलाइट में mv²/r जो होता है वो ऑलवेज mg के बराबर होता है। ठीक है, तो mg के बराबर होने की वजह से इसके अंदर जो पर्सन है उस पे जो फोर्स लगेगा, नेट फोर्स, वो नेट फोर्स क्या होगा, आइदर mv²/r माइनस mg होगा। डिफरेंस कर देते हैं, जो बड़ा होगा उसमें से घटा लेंगे, लेकिन क्या है दोनों बराबर है, तो नेट फोर्स 0 हो जाता है, और 0 होने की वजह से उस पर कोई फोर्स फील नहीं होता है, और जो है पर्सन को समझ में आता है कि कोई वेट ही नहीं है, वेटलेस हो जाए, इसमें से वेट जो है 0 हो जाता है। तो ये छोटा सा टॉपिक था।
तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आज हम लोगों ने सैटेलाइट कवर किया, सैटेलाइट में सब सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक से हम लोग न्यूमेरिकल पे मूव करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज। प्लीज लाइक और कमेंट योर क्वेरीज।